हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो केमिस्ट्री में टॉपिक है हम लोगों का जैव अणु का न्यूक्लिक अम्ल, आज हम लोग इसके विषय में स्टडी करेंगे। जस्ट इसके पहले हम लोग प्रोटीन पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोगों का जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से मिलकर क्या बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं, मतलब हमारे जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन हमारे जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। पेप्टाइड एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जैसा हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था। अब बात करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है ये क्या होता है। तो याद रखना, ये आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। आनुवांशिक सूचना का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हमारी सूचनाएं हैं जो चलती हैं वो क्या होती हैं, वो कौन लेकर जाता है, न्यूक्लिक अम्ल लेकर जाता है। बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है हमारा एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है बेस प्लस शुगर। बेस का मतलब क्षारक होंगे कुछ और शुगर होंगे इसमें, और प्लस फास्फेट होंगे। जब ये तीनों चीज होंगी तो उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और केवल अगर बेस है, क्षारक है और शुगर है तो उसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। बात करते हैं प्रत्येक कोशिका के नाभिक में ये हमारे पाए जाते हैं। इसका संगठन अगर देखा जाए तो चौपन से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। ये कलरलेस सॉलिड होते हैं जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। बात करते हैं कि अल्प मात्रा में डीएनए और आरएनए में भी पाए जाते हैं, अर्थात ये दो प्रकार के होते ही हैं। मेन थोड़ा ये समझ लेते हैं, बाकी ये एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है। मूल घटक क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो छोटे जैव अणुओं का ये क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा में राइबोज आता है और डीऑक्सी राइबोज आता है। कार्बनिक क्षारक होता है। कार्बनिक क्षारक में हमारे पिरीडीन भी उत्पन्न होते हैं, मतलब इसमें यूरोसिल, साइटोसिन और थाइमिन और प्यूरिन भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ग्वानिन और पिरीडीन। तो बात करते हैं कि ये कितने, इसकी खोज किसने किया था। ये सभी हमारे जीव कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसकी खोज मिशन ने 1869 में किया था। प्रकार की बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आरएनए, नंबर दूसरा डीएनए। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखो ये अंतर भी समझ सकते हो या इसके विषय में भी समझ सकते हो। तो याद रखना ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है क्योंकि इसमें राइबोज पाया जाता है, और ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अंतर आता है, पेपर में हो जाता है, तो समझ लो अच्छे से। ये कोशिका के द्रव में होते हैं। जो कोशिका है तो कोशिका के द्रव में होते हैं, और कोशिका के बीच में कहीं ना कहीं केंद्रक होता है। बीच में हमारा क्या होता है, केंद्रक। और डीएनए का आकर होगा केंद्रक में होगा, और जो हमारा कोशिका द्रव में कौन होगा, आरएनए। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, कोशिका के द्रव में ये हमारा होगा आरएनए, और इसके केंद्रक में क्या होगा, डीएनए होगा। बात करते हैं इसमें क्या होता है, मेन क्षारक इसमें कौन होता है, यूरेसिल। इसमें मेन क्षारक कौन है, यूरेसिल, और इसमें मेन क्षारक कौन है, थाइमिन। मतलब थाइमिन अगर मिलेगा तो समझ जाना डीएनए है, अगर यूरेसिल मिलेगा तो समझ जाना आरएनए है। और बात करते हैं ये अनुवांशिक का कार्य करते थे, दोनों अनुवांशिक का काम करते हैं। लेकिन याद रखना जो आरएनए होता है ये वायरस में अनुवांशिक का कार्य करता है, ताकि जो एक वायरस है जब दूसरा वायरस बनता है तो वो भी वायरस के गुण रखे। और क्या है, जो हमारा डीएनए होता है जीव जंतु तथा वायरस दोनों में अनुवांशिक का कार्य करता है। ये राइबोज शर्करा होती है, जो हमारे आरएनए होते हैं ये कैसे शर्करा है, राइबोज, और ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ये एक कुंडली संरचना होती है। अगर संरचना अगर देखा जाए तो एक कुंडली होती है, अर्थात रैखिक संरचना होती है। ठीक है, रैखिक संरचना में इसमें इस तरीके की संरचना होती है, और ये इस तरीके बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें मिलेगा जैसे एजी और कौन सा रहता है, एजी हो गया, और हमारा इसमें यूरेसिल होता है, और क्या, तो इस तरीके हमारे क्या होंगे, इसमें क्षारक मिलेंगे। जबकि इसमें अगर देखोगे इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडली संरचना होती है।
डीएनए की जो संरचना होती है द्विकुंडली संरचना होती है। इसका जो मॉडल है 1953 में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया हुआ था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वाटसन और क्रिक जी को। इन्होंने क्या किया था, डीएनए का द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत किया था। अब द्विकुंडली संरचना को विस्तृत भी आता है पेपर में, द्विकुंडली संरचना बताओ। तो द्विकुंडली संरचना देखो याद रखना, जो हमारा प्रोटीन कह सकते हो, जो हमारा डीएनए होता है, इसमें द्विकुंडली संरचना इस तरीके होती है। अब क्या है, जहां पर ये दोनों क्या है, ये जो दोनों हमारे होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं। और जहां पर ये मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रोमोटीन कहते हैं। और इसमें क्या क्या पाया जाएगा, एजी तो होएगा ही, और इसमें मेन आ जाता है क्या, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो मेन अगर थाइमिन मिल जाए तो समझ जाना डीएनए है, और अगर यू मिल जाए तो यूरेसिल है। इसकी रैखिक संरचना होती है, रैखिक जुड़े होते हैं, इसमें इस तरीके जुड़े होते हैं। मतलब जो एडेनिन ग्वानिन है ये आपस में जो जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हो गया इस तरीके। बात करते हैं इनका जो कार्य है, इसका मेन कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। और डीएनए का जो मेन कार्य है इसका, और ये डीएनए का कार्य फिंगरप्रिंट के लिए भी होता है, और इसका तो जो मेन कार्य है आनुवांशिकता का होता है। आनुवांशिक का मतलब है कि अगर हम जैसे हैं तो अपने समान हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। अभी बताएंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं इसका मेन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रकार की बात करते हैं, आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम का मतलब मैसेंजर का वर्क करता है, मतलब पहचानता है, पहचानने में, अर्थात जो हमारे 10 आवश्यक हमारे जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक जो अमीनो अम्ल होते थे, तो टोटल कितने होते थे, मतलब ये 10 आवश्यक वाले, उनको पहचानने में वर्क करता है। 20 हमारे होते थे, तो 10 आवश्यक 10 अनावश्यक वाले। तो बॉडी में जो 10 आवश्यक वाले हैं उसकी क्या करता है, मतलब जो भोजन में आया, जो हम लोगों ने खाना खाया, तो उसमें ये 10 हमारे आवश्यक वाले जो हमारे एमिनो एसिड था उनको पहचानता है। नेक्स्ट बात करते हैं टीआरएनए। तो टीआरएनए का वर्क है ट्रांसफर, ये कह सकते हो परिवहन का वर्क करता है। ये राइबोस तक ले जाता है। टीआरएनए कहां तक ले जाता है, जो हमारे एमिनो एसिड है उनको, जो न्यूक्लिक एमिनो एसिड को कहां तक ले जाता है, राइबोस तक ले जाता है। नेक्स्ट आरआरएनए का काम क्या है, इसका काम है निर्माण करना। फिर ये निर्माण करता है, इस प्रकार हमारा प्रोटीन वहां इकट्ठा हो जाती है, बन जाती है। अब बात करते हैं इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए, तो ये भी देखते हैं क्योंकि ये भी स्पेशल आता है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में बेटा पहले क्या होता था, फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता था। फिंगरप्रिंट में क्या होता था कि कोई भी जो अपराधी होता था तो इसकी पहचान की जाती थी। लेकिन जनरली क्या हुआ कि जो हमारे फिंगरप्रिंट है ये शल्य चिकित्सा द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। हमारे जो ये फिंगरप्रिंट में जो रेखाएं होती हैं, ये शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी द्वारा ये फिंगरप्रिंट चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्या है, फिर वैज्ञानिकों ने कहा, सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने इसको अपडेट कर दिया और फिर इसका यूज करने लगे डीएनए फिंगरप्रिंट। क्योंकि हमारे हर चीज में डीएनए होता है, क्योंकि कोशिका से बनी होती है, तो कोशिका के अंदर ही डीएनए होता है। कोशिका के कहां पर डीएनए होता है, केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, तो इसको तो हटाया नहीं जा सकता है। तो डीएनए कभी चेंज नहीं कर सकते हो। इस वजह से क्या किया गया, डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाने लगा। और इसका यूज क्या करते हैं, अपराधी की पहचान करने में करते हैं। बाकी अब अगर कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो आराम से पहचाना जा सकता है थोड़ा, लेकिन डीएनए पता चल जाए उससे क्या है। अब आधार कार्ड सबका बना ही है, और आधार कार्ड से का सब पूरा डाटा सरकार के पास है। वो जैसे मैच करेगा तुरंत वो उसमें अपलोड कर देंगे, तुरंत बता देगा कि कहाँ पर कैसा क्या किसने अपराध किया है, पूरा उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इस तरीके हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेना। जो डीएनए होता है, डीएनए ये आपस में रिएक्शन, देखो ये डीएनए को आरएनए में क्या चेंज होते हैं, हाँ चेंज होते रहते हैं। डीएनए आरएनए में चेंज हो सकता है, आरएनए डीएनए में चेंज हो सकता है। जबकि देखो ये कोशिका द्रव में है, ये हमारे कहां पर है, केंद्रक में है, तो ये आपस में क्या है, ये रिवर्स हो सकते हैं। जैसे ये हमारा रिप्लिकेशन
ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। तो डीएनए से ये काम बदलेगा आरएनए में, तो रिवर्स जब होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, आरएनए से डीएनए में, और फिर यही आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। और बेटा थोड़ा ध्यान से समझ लो, जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, थोड़ा समझ जाओ। देखो कोशिका द्रव में तो आरएनए होता है, ये जानी गए, लेकिन और चीज समझो, कोशिका के अंदर क्या केंद्रक होता है, और केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड। देख रहे हो कहाँ क्या है। तो क्वेश्चन कभी कभी यह आ जाता है, क्रोमोसोम्स को अगर खींचा जाएगा तो क्या निकलेगा, डीएनए निकलेगा। डीएनए को अगर खींचोगे तो जीन निकलेगा, ठीक है। और जीन को अगर खींचोगे तो न्यूक्लियोटाइड। अब अगर तुमने न्यूक्लियोटाइड को खींच दिया तो क्या निकलेगा, न्यूक्लियोटाइड कहे के बने होते हैं, हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये प्रोटीन निकलने लगेगा। तो बात समझ गए। तो इस तरीके ये सब इसका प्रोसेस होता है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड। और चीज याद रखना, ये क्रोमोसोम से डीएनए, जीन, न्यूक्लियोटाइड सब अनुवांशिक है। तुमसे कहेगा क्या केंद्रक अनुवांशिक होता है, केंद्रक नहीं, केंद्रक के अंदर जो ये क्रोमोसोम से डीएनए है, जीन है, न्यूक्लियोटाइड, ये अनुवांशिक होते हैं। ये सब किसके अंदर है, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर अर्थात क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो डीएनए कहां पर होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होता है, इनको नुकसान अगर कहा जाए कि कौन पहुंचाते हैं, जैसे क्या होता है कभी कभी जो हमारे रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव में कौन सी किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकला करती हैं। तो इससे जो अल्फा बीटा और जो गामा किरण निकल रही, सबसे ज्यादा जो घातक होती है वो कौन सी, गामा किरण। अब अगर ये हमारी बॉडी में प्रवेश करेगी, ये शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है इसकी स्पीड। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, मान लो इस तरीके पूरा मैसेज होता है, क्योंकि अनुवांशिक का काम करती है। मान लो एक बात ये मान लेते हैं, जैसे डीएनए है, ये डीएनए में ये बता रहा है कि हाँ मैंने यहाँ पर माइंड है, मतलब मस्तिष्क से यहाँ पर बता दिया कि ये क्या है, पैर है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो ये सब ऐसे लेकर जाता है कि हम ऐसे ऐसे थे पहले, हमारे यहाँ माइंड था, और 2 हाथ थे, 2 पैर थे, नाक थी, यहाँ पर 2 आंखें थी, 2 कान था, पूरा मैसेज यहाँ कोड है। ये पूरा जो मैसेज कोड होता है वो डीएनए में होता है, डीएनए में पूरा मैसेज कोड है। जब नेक्स्ट जनरेशन आती है, मतलब हमारा जो डीएनए नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें भी यही सिचुएशन होती है। लेकिन जब ये गामा किरण इसमें जाती है, तो गामा किरण मान लो इसके, क्योंकि डीएनए तक प्रवेश कर जाती है, तो ये क्या होगा, इधर हम ऐसे साफ कर दिया। मान लो यहाँ पैर वाला था सिचुएशन, यहाँ कोड पैर वाला था, तो अब क्या है, गामा किरण जब इससे गुजरी तो गामा किरण ने क्या किया, ये पैर वाला जो मैसेज था वो डिलीट हो गया, पैर वाला जो मैसेज था यहाँ से डिलीट हो गया। अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो डीएनए, जब नया जो बच्चा उत्पन्न होगा उसके पैर नहीं होंगे, उसके क्या, क्योंकि गामा किरण ने क्या कर दिया, पैर वाला कोड डिलीट कर दिया। और ये जो कोड होता है सब कहां पर होता है, डीएनए में होता है। पैर वाला कोड डिलीट हो गया, अब जो बच्चा पैदा होगा बिना पैर का पैदा होगा। अब अगर ये गामा किरण गई, रेडिएशन गामा किरण गया, तो मान लो यहाँ पर उंगलियों वाला सिचुएशन था, यहाँ आधी उंगली का डाटा डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट जो जनरेशन पैदा होगा बच्चा, तो उसकी वो आधी उंगली नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर माइंड को, यहाँ पर मान लो माइंड की बातें हैं, माइंड का कोड है। अब गामा किरण जब गया यहाँ पर, तो जो माइंड का डाटा कुछ डिलीट कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट जो बच्चा पैदा होगा तो कम बुद्धि का पैदा होगा। बात समझ रहे हो। तो गामा किरण कितनी खतरनाक होती है। इसी वजह से आज तक जो हमारे जापान के नागासाकी, हिरोशिमा में आज तक वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं तो आज भी मैक्सिमम विकलांग होते हैं। रीजन यही है कि आज भी वहाँ अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं, और वो जो किरणें हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। मेन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है गामा किरण। तो गामा किरण हमारे डीएनए तक पहुंच जाती है, और डीएनए में पूरा कोड होता है। जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करते हो तो कोड चला गया, उसने पढ़ लिया। अब उसमें अगर कुछ डिलीट कर दिया जाए कुछ पार्ट, तो क्या पढ़ पाओगे, क्या वो खत्म है। ऐसे ही हमारा जो डाटा है पूरा कहां पर है, डीएनए में है। तो अब जब गामा किरण गई तो उसका कुछ डाटा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे पैदा होंगे तो उसमें क्या है, वो डाटा होएगा नहीं।
तो इसी वजह से ये सब क्या है, प्रॉब्लम चलती है। तो हम ये तुम्हें ये बताना चाहते थे कि जो डीएनए में हमारा पूरा मैसेज कोड होता है, अब यही जो नेक्स्ट जनरेशन होता है तो वही डाटा पूरा इंफॉर्मेशन उधर क्या ट्रांसफर हो जाता है कि हम ऐसे ऐसे हैं, हमारे 2 हाथ हैं, एक नाक है और क्या, इस तरीके सब बातें जो है तो बाकी जानते हो, ठीक है। तो ये था न्यूक्लिक अम्ल। इस तरीके ये टॉपिक जो जैव अणु का न्यूक्लिक अम्ल वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अपना ये अच्छे से थोड़ा देख लेना और इसके नोट्स अपना तैयार कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।